नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी ट्राइबल रिवोल्ट्स की। तो ट्राइबल रिवोल्ट का कारण क्या है? जो लैंड एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज थे ब्रिटिश के, है ना, ब्रिटिश जो डिसरप्ट करते थे जॉइंट ओनरशिप को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक देते थे, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट को काटते थे फॉर टिम्बर्स, वो सब की वजह से क्लैशेस देखने को मिले, है ना। एक्सप्लॉइटेशन जो हुआ बाय द पुलिस, ट्रेडर्स, मनी लेंडर, इन्होंने ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया, है ना। उनको जो ट्राइबल्स हैं एक तरह से डिकूज आउटसाइडर के तौर पे दिखने लगे। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस किए ब्रिटिश ने, है ना, ब्रिटिश ने इम्पोज किया लॉस जो कि क्लैश करते थे ट्राइबल कस्टम्स के साथ, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या मिला, रिवोल्ट्स देखने को मिले। जो मिशनरी एक्टिविटीज़ था लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंटरफेयर किया विद द ट्रेडिशन, एक तरह से रिसेंटमेंट उनके अमोंग, है ना, एक आक्रोश पैदा किया ट्राइबल्स के अमोंग, है ना। एक डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट हमको देखने को मिला बिकॉज इट इज़ एम्ड एट पॉलिटिकल ऑटोनोमी नॉट एग्रीगेरियन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये ज़्यादा दिन तक चला पॉलिटिकल ऑटोनोमी के, जो नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट हमको आज़ादी दो, है ना, उसके लिए भी हमारे पास ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिले। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एथनिक सॉलिडारिटी, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स। अपोजिशन देखने को मिला ब्रिटिश रूल का, है ना। लॉज वर सीन एज अ थ्रेट टू द ट्राइबल कस्टम्स। लॉस हुआ लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स का। मार्केट ड्रिवन लैंड एलिनेशन देखने को मिला, अपना ही ज़मीन को दूसरे, है ना, अपना ही ज़मीन को रिजर्व बोल के इस्तेमाल करने नहीं दे रहे थे। मैसेनिक लीडर्स हमने देखा लाइक मैनी रिवोल्ट्स, इसको जो कैरिस्मेटिक फिगर्स लाइक बिरसा मुंडा की बात करें तो उसके द्वारा यहाँ पे लेड किए जाते थे। आउटडेटेड आर्म्स का इस्तेमाल करते थे, ट्राइबल्स हैड अ पुअर वेपन कंपेयर टू ब्रिटिश, जिसकी वजह से इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, है ना। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कि मेन लैंड में हुए थे, ठीक। हम ट्राइबल रिवोल्ट्स को मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं कहाँ पे? मेनलैंड में, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें पहाड़िया रिवोल्ट की, ठीक है। पहाड़िया रिवोल्ट्स कब देखने को मिला भाई? पहाड़िया रिवोल्ट 1778 में। इट इज़ लेड बाय राजा जगन्नाथ। रेस्ट्रिक्टेड लैंड एनक्रोचमेंट, है ना, ये जो देखने को मिल रहा था उसकी वजह से यहाँ पे जो लैंड एनक्रोचमेंट हो रहे थे उसको इन्होंने क्या किया, रोकने की कोशिश की यार पहाड़िया रिवोल्ट के अंदर 1778 में। तो पहला रिवोल्ट आप बोल सकते हो ट्राइबल रिवोल्ट पहाड़िया रिवोल्ट को, जिसको लेड कौन करते थे? राजा जगन्नाथ। तो पहाड़िया रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है, मिंझी या फिर मांझी रिपोर्ट, तिलका मिंझी रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 1771 से लेकर 85 तक देखने को मिला। ये रिवोल्ट जो है, जो चाउर्स थे, मतलब जो भूमिज ट्राइबल्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट दी जगन्नाथ सिंह, मतलब अगेंस्ट बोलता हूँ, अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो लेड कौन करते? जगन्नाथ सिंह एंड दुर्जन सिंह, है ना। इसको सप्रेस कर दिया गया भाई 1799 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तामर रिवोल्ट की, जो कि भोलानाथ शाहे लेड किया, इन्होंने लेड किया इस रिवोल्ट को, एंड लेड मुंडा ट्राइबल अगेंस्ट दी ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज, ठीक है। मुंडा ट्राइब जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने भी इसको लेड किया, बट ये झारखंड के अंदर, है ना, भोलेनाथ शाहे ने इसको लेड किया। नेक्स्ट इज खोल म्यूटनी। खोल म्यूटनी इंपॉर्टेंट है भाई, 1831 में हमको देखने को मिला। इट इज़ लेड बाय बुड्ढा भगत। बुड्ढा भगत ने इसको लेड किया। एक टारगेटेड नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स जो थे, मनी लैंडर्स जो थे, है ना, उनको यहाँ पे ये सप्रेस करने की बात की, जो, है ना, मिलिटेंट एक्शन से यहाँ पे इन्होंने नॉन ट्राइबल जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, उनको यहाँ पे सप्रेस करने की बात की, कोशिश की। ओ एंड मुंडा अपराइजिंग की बात करें तो जो इट इज़ लेड बाय राजा प्रहात पहरत। पहरत के जो राजा थे उन्होंने हो एंड मुंडा अपराइजिंग को यहाँ पे लेड किया अगेंस्ट दी ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम रीजन, ठीक है। हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो है सिंहभूम रीजन के ऑक्यूपेशन, मतलब जो कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने, उसके अगेंस्ट हुआ था। एंड ये कंटिन्यूड रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला यार न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज एंड बंगाली जो माइग्रेशन थे उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम में से एक तरह का और क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले तो आपको आदमी दे दिया जाएगा कि भो एंड मुंडा अपराइजिंग को कौन किसने लेड किया, तो आप बोलना राजा पहारत। और ये भी पूछा जाता है कि भाई इन जो ये जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी
रामोसी राइजिंग की, तो रामोसी राइजिंग जो है वो हमको किसके द्वारा देखने को मिला, जो हिल ट्राइब्स थे वेस्टर्न घाट के अंदर, इसको लेड किसने किया, चित्तूर सिंह ने 1822 में, एंड उमजेक नायक ने इन 1825-26। जो मराठा का जो एनेक्सेशन था एंड जो लाइवलीहुड का लॉस था उसके खिलाफ यहाँ पे रामोसी राइजिंग जो था वो हमको ये ट्राइब्स के द्वारा देखने को मिला, हिल ट्राइब्स के द्वारा। होली अपराइजिंग 1829, 1839, 1844 टू 48 में हमको देखने को मिला। ये रेजिस्टेंस ड्यू टू द ब्रिटिश इम्पोज रूल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होली अपराइजिंग देखने को मिला भाई। भील रिवोल्ट की बात करें तो भील रिवोल्ट जो है वो 1817, 1819 में, 1825, 1831, 1846 में देखने को मिला, है ना। ये रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया भाई, जो फेमाइन एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो ब्रिटिश रूल का हो रहा था, मिस रूल जो कर रहे थे, उसके वजह से जो भील ट्राइब है उसने रिवोल्ट किया। बाद में इट इज़ लेड बाय गोविंद गुरु 1919 फॉर भील राज। गोविंद गुरु इज रिलेटेड टू भील रिवोल्ट यार। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी कोया रिवोल्ट की, तो कोया रिवोल्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फ्रीक्वेंट अपराइजिंग ड्यू टू पॉलिसीज जो पुलिस ऑपरेशन था एंड जो फॉरेस्ट राइट का जो डिनायल था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोया रिवोल्ट देखने को मिला। इसके जो लीडर थे कोया रिवोल्ट के वो कौन थे, तोमासोरा एंड राजा अनंतयार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, राजा अनंतयार इज दी लीडर ऑफ कोया रिवोल्ट। सांथल रिबेलियन, तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सांथल रिबेलियन, ठीक है। तो सांथल जो रिबेलियन था सांथल टाइप के द्वारा, ये जस्ट बिफोर दी 1857 का रिवोल्ट हमको देखने को मिला। जो सांथल जो कि राजमहल हिल्स दिस अराउंड झारखंड रीजन में जो सेटल थे, उनको यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट से क्या करना पड़ा, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। सिंधु एंड कानू मुर्मू, सांथल रिबेलियन को किसने लेड किया, सिंधु एंड कानू मुर्मू ने, है ना। इसको अगेंस्ट ब्रिटिश जमींदार, इसको हुल मूवमेंट नाम दिया भाई उन लोगों ने, एंड ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। एंड जो संथाल परगना वो बाद में क्रिएट किया गया। एक है कोंड अपराइजिंग, ये जो कोंड अपराइजिंग है वो 1837 से 56 में हमको देखने को मिला। इट इज़ लेड बाय चकरा बिसोई अगेंस्ट ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस टैक्सेस एंड जमींदार जो ह्यूमन सेक्रीफाइस ये करते थे, है ना, वो इसको सप्रेस करने की कोशिश किया। टैक्सेशन को जो लेते थे जमींदार के अगेंस्ट, यहाँ पे कोंड अपराइजिंग हमको देखने को मिला। चकरा बिसोई ने इसको लेड किया यार। ये हमने मेनलैंड के अंदर जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है उसकी बात की। मेन जो मैंने स्टार लगाया है उसको मैं फिर से रिवाइज करूँ, वहाँ पे याद रखना है आपको। पहाड़िया रिवोल्ट फर्स्ट रिवोल्ट यार, एक तरह से आप बोल सकते हो राजा जगन्नाथ ने लेड किया, है ना। कोल म्यूटनी बुद्धा भगत 1831, हो एंड मुंडा अपराइजिंग राजा राहत, सांथाल रिबेलियन सिंधु एंड कानू मुर्मू, कोया अपराइजिंग राजा ऑफ अनंतयार, एंड भील रिवोल्ट गोविंद गुरु, ठीक है। चलो गोविंद गुरु को आप भूल जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सांथल है यार। ना नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट में हमारे पास 3 ट्राइबल रिवोल्ट की बात करते हैं। एक तो खासी अपराइजिंग ना 1833 में देखने को मिला। इट इज़ लेड बाय तीरथ सिंह अगेंस्ट जो ब्रिटिश का जो रोड कंस्ट्रक्शन था, खासी जयंतियन गारो हिल्स थे उसके अगेंस्ट यहाँ पे तीरथ सिंह ने यहाँ पे यह रिवोल्ट किया। एंड सिंगपूस रिबेलियन, ये जो सिंगपूस रिबेलियन है इट इज़ लेड बाय रिनांग पिडू, है ना। ये एक तरह से जो अटैक ऑन ब्रिटिश जो गैरिसन था उस पर अटैक किया था इन्होंने। एंड अदर अपराइजिंग जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमको देखने को मिले, इट इज़ मिसमी रिबेलियन, है ना, किप्ती रिबेलियन, लुशाई रिबेलियन और अपराइजिंग यार 1842 1844 में देखने को मिला। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ट्राइबल रिवोल्ट्स की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई। पारिया रिवोल्ट इज अमॉन्ग द फर्स्ट 1778, कोल में बुढ़ा भगत, हो में राजा परहात, सांथल में सिंधु एंड कानू मुर्मू। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सिविल अपराइजिंग की, है ना। राइजिंग इज सेटलमेंट अगेंस्ट द कंपनीज रूल। हमने ट्राइबल अपराइजिंग की बात कर ली, सिविल अपराइजिंग की बात करते हैं। सिविल अपराइजिंग मतलब जो कॉमन लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कॉज क्या था भाई, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो हार्श रिवेन्यू पॉलिसीज या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन, है ना, वन साइड फ्री ट्रेड देखने को मिलता था, वो कारण था एक तरह से लोगों के बीच में आक्रोश का।
है ना, पावर का जो लॉस है, बिकॉज जो रूलर्स थे उसको डिपोज कर दिया गया, जमींदार्स पे, पोलीगर्स पे, एक्स ऑफिशियल जो थे वो ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट करने लगे यार। सोशल डिसकंटेंट था बिकॉज ऑफ द प्रिस्ट क्लास जो था, इसने अपने जो है ना पैट्रोनेज है, जो अपने जो प्रतिष्ठा थी उसको लॉस किया। पीजेंट्स की बात करें, आर्टिसन, ये सफ़र करते थे ब्रिटिश रूल के वजह से। फॉरेन रूल, जो ब्रिटिश जो इंडियंस को एक तरह से इन्फीरियर के तौर पे ट्रीट किया, है ना। हंटिंग दी नेटिव प्राइड्स जो है हमारा देश का, जो हमारी प्राइड है उसको यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे आर लेड बाय ट्रेडिशनल एलिट्स यार, है ना, एमिंग टू रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। जो ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं उनके एलिट्स लोगों ने इसको लेड किया। लोकलाइज था, स्कैटर्ड विथ लिमिटेड कोऑर्डिनेशन यार, छोटे छोटे हिस्सों में देखने को मिला। मास सपोर्ट फ्रॉम पीजेंट, आर्टिशन, डिसबैंडेड सोल्जर्स जो थे वो हमको देखने को मिला यहाँ पे सिविल अपराइजिंग में ना। मेजर अपराइजिंग की बात करें तो सन्यासी रिवोल्ट यार, सन्यासी रिवोल्ट जो कि हमको नाम से समझ आ रहा है, सन्यासी के द्वारा 1763 से 1800 के बीच में हमको देखने को मिला। जो पीजेंट्स थे, फ़कीर्स थे, जमींदार थे बंगाल के अंदर, उन्होंने ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसको लेड किसने किया? मंजूम शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब ने सन्यासी रिवोल्ट को लेड किया। इसके बाद यहाँ पे हम मिदनापुर एंड दलभूम की बात करें तो वहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिला। जमींदार्स एंड रॉयट्स ऑफ जंगल महल, इन्होंने यहाँ पे रेसिस्ट किया ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़ को। इसके लीडर थे दामोदर सिंह, जगन्नाथ दहाल। इसके बाद हम बात करें मोमरिया रिवोल्ट की, तो जो लोग कास्ट प्रेजेंट थे उन्होंने चैलेंज किया जो अहोम रूल थे, अहोम रूलर्स थे असम को, उसको, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंटरवेंशन देखने को मिला। रिबेलियन इन गोरखपुर बस्ती जो हमको देखने को मिला, रिबेलियन गोरखपुर बस्ती एंड बहरीच रीजन में 1781 में जमींदार ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट दी ऑपरेसिव ब्रिटिश टैक्स पॉलिसीज यार। एक मेजर हैनी डिसमिस हो गया, मेजर हैनी यहाँ पे उसको मार दिया गया। पसहसी राजा रिवोल्ट जो है 1797 में देखने को मिला। इन्होंने गोइला वॉलफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया, है ना, इन केरला अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, हु आर किल्ड इन 1805। तो पसहसी राजा जो थे वो केरला के थे, याद रखना, केरला से पूछा जा सकता है कहाँ के थे बोल के। रिवोल्ट ऑफ राजा विंजिंगराम, जो राजा विंजिंगराम थे उन्होंने 1784 में रिवोल्ट किया यार। ब्रिटिश ने जो हैवी ट्रिब्यूट्स जो डिमांड किया उसके खिलाफ राजा जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया, बट उनको भी यहाँ पे पद्मासम, है ना, पद्मानासम में मार दिया गया। दुंदिया वगाह रिबेलियन जो था वो 1799 से 1800 के बीच में देखने को मिला। एक फॉर्मर मराठा लीडर जो थे दुंदिया वह, है ना, ही फॉट ब्रिटिश आफ्टर टीपू डी डेथ, है ना, टीपू के डेथ के बाद मैसूर रीजन में, बट वॉज किल्ड बाय वॉलेसली यार। दुंदिया वगाह रिबेलियन, ये मेजर अपराइजिंग थे ना। कुछ और मेजर अपराइजिंग की बात करें तो ये पसहसी रिवोल्ट की बात की हमने, ये हमारे पास कब देखने को मिला? 1797 से 1805 में, जहाँ पे केरला के अंदर ये। इसके बाद जो सिविल रिबेलियन हमारे पास अवध में जो देखने को मिला भाई, सिविल रिबेलियन अवध में 1799 में, जहाँ पे वजीर अली को मार दिया गया, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, वजीर अली ने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया इन बनारस। ठीक है, वजीर अली किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल इन मैसेकर ऑफ बनारस, बट बाद में उनको भी कैप्चर कर लिया गया, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट गंजम गुमसर अपराइजिंग की। तो गंजम गुमसर अपराइजिंग है, ये हमारे पास 1800 में 1835 से 37 के बीच में देखने को मिला, जहाँ पे रेजिस्टेंट जो थे स्टिकरा भांज एंड जलनी देव, जगन्नाथ देव, इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी टू एंड दी गुमसर स्टेट जो थे उसको यहाँ पे रोकने के लिए, जहाँ पे टी उगाया जाता था ना। पोलीगर रिवोल्ट की बात करें, पोलीगर रिवोल्ट जो है ये सिविलियन रिवोल्ट है यार, डेट इज लेड बाई, तमिलनाडु का रिवोल्ट है। इसको लेड किसने किया? वीर पंड्या कोटम्बन,
वीर पंड्या कोटम्बर ने लेड किया इन तमिलनाडु, बस इसको ब्रिटिश ने क्रश कर दिया इन 1801 यार। हरियाणा अपराइजिंग की बात करें तो 1803 में देखने को मिला, 1803 से 1810 तक, जो कि भाती राजपूत जो थे, सिख चीफ जो थे जाट्स ने रेसिस्ट किया ब्रिटिश रूल को, बट उनको भी हरा दिया गया। दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट, दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट जो है यहाँ पे जो कुंद्रा प्रोक्लेमेशन है ना, कॉल्ड फॉर रिवोल्ट इन त्रिवेंकोर बट थम्पी किल्ड हिमसेल्फ यार। कुंद्रा प्रोक्लेमेशन की वजह से यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिला। ये जो दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट है वो त्रिवेंकोर में देखने को मिला यार। बुंदेलखंड अपराइजिंग की बात करें जो कि 1808 से 1812 तक देखने को मिला। इट इज लेड बाय लक्ष्मण दवा, गोपाल सिंह एंड ब्रिटिश ने यहाँ पे इकारनामस है ना, इकारनामस का इस्तेमाल किया टू सबड्यू चीफ, इकारनामस। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड अपराइजिंग में इकारनामस को इस्तेमाल किया गया। एंड परलाखिमदी अपराइजिंग की बात करें तो परलाखिमदी अपराइजिंग 1813 से 34 के बीच में देखने को मिला, जहाँ पे नारायण देव एंड गजपति देव ने रेसिस्ट किया ब्रिटिश को, बट उनको भी रसल के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। कच्छ रिबेलियन की बात करें तो नाम से समझ आ रहा है भाई, कच्छ रीजन गुजरात में ये हुआ था 1816 से 1832 के बीच में, जहाँ पे महाराज भरमल टू जो थे उन्होंने ब्रिटिश इंटरफ्रेंस को यहाँ पर लड़ाई लड़ी, बट ब्रिटिश रूल थ्रू अ रेगेसी काउंसिल। बरेली अपराइजिंग की बात करें जहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी, लेड मूवमेंट अगेंस्ट पुलिस टैक्स एंड इनको सप्रेस कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। हथरस रिवोल्ट की बात करें दयाराम, हथरस रिवोल्ट में दयाराम हैज़ द फोर्ट ऑफ है ना, हेल्ड द फोर्ट ऑफ हथरस डिफीटेड बाय ब्रिटिश आफ्टर 5 डे बैटल। ठीक है, जो फोर्ट ऑफ हथरस था उसको कब्जा कर लिया भाई दयाराम ने, बाकी बाद 15 दिन में लड़के फिर से कब्जा कर लिया। पाइका रिबेलियन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग इज द पाइका रिबेलियन लेड बाय बख्शी जगबंधु। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, किसके द्वारा पाइका रिबेलियन लीड किया गया 1817 में, बख्शी जगबंधु। और ये कहाँ पे था पाइका रिबेलियन, उड़ीसा के अगेंस्ट, उड़ीसा के अंदर था अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेशन, बट इसको क्रस्ट कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर अपराइजिंग है इट इज़ पाइका रिबेलियन यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें वघेरा अपराइजिंग की, तो कि हमको 1818 to 20 में देखने को मिला, जहाँ पे जो वघेरा चीफ थे ओखा मंडल के, वहाँ पे उन्होंने रेजिस्ट किया ब्रिटिश टैक्सेशन को, बट एक पीस ट्रीटी के साथ ये ख़त्म हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट पाइका रिबेलियन जगबंधु, बख्शी जगबंधु, याद रखने तरीका है पीबी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी अब सिविल अपराइजिंग्स की, तो हमारे पास कहाँ तक की बात कर ली हमने, 1817 तक की बात कर ली इस रीजन में। नेक्स्ट हमारे पास जो अहोम रिवोल्ट था वो 1828 में हमको देखने को मिला यार। अहोम रिवोल्ट जो थे वो 1828 में देखने को मिला। जो गुमदार कन्वर थे उन्होंने अपोज किया जो ब्रिटिश रूल थे। गुमदार कन्वर ने क्या किया अहोम रिवोल्ट के अंदर, गुमदार कन्वर ने ब्रिटिश जो रूल था असम के अंदर उसको अपोज किया, बट पार्ट ऑफ किंगडम रिस्टोर्ड टू असमीज किंग। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे असमीज किंग के लिए वापस ले भी लिया इन्होंने। अहोम राजा उस समय रूल करते थे यार असम को। सूरत सॉल्ट एजिटेशन की बात करें 1840s में हमको देखने को मिला। पब्लिकली प्रोटेस्ट जो था उसने जैसे विड्रॉ किया भाई सॉल्ट लॉ को, सॉल्ट टैक्स को, कहाँ पे, गुजरात में। कूका मूवमेंट की बात करें तो 1840 से 72 में देखने को मिला, जिसको बाबा राम सिंह ने लेड किया है ना, जो कि स्वदेशी एंड एंटी ब्रिटिश सिख रिफॉर्म मूवमेंट है। कूका मूवमेंट इज अ सिख रिफॉर्म मूवमेंट जो कि ब्रिटिश ने क्रश कर दिया यार। कोल्हापुर एंड स्वातवादी रिबेलियन की बात करें तो गडकरी जो थे एंड लोकल रिबेलियंस जो थे वो ने लोकल्स और गडकरीज ने यहाँ पे ब्रिटिश रिफॉर्म्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ाई लड़ी। वहाबी मूवमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। वहाबी मूवमेंट जो है पाइका वहाबी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है भाई सबसे यहाँ पे। तो वहाबी मूवमेंट जो सैयद अहमद राय बरेली थे, सैयद अहमद राय बरेली लेड एंटी ब्रिटिश इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जिसने
जो कि वीक हो गया आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशन। बट हाँ, एक इस्लामिस्ट रिवाइवल मूवमेंट यहाँ भी पढ़ते हैं, सिविल अपराइजिंग भी आ रही है, हम सोशल कल्चरल कास्ट मूवमेंट में भी पढ़ते हैं, सोशल कल्चरल रिलीजियस मूवमेंट में भी। सो इट इज़ अ वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा लेड किया गया था। इट इज़ इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंटी ब्रिटिश। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी सिविल अपराइजिंग्स की। नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो पीजेंट मतलब जो किसान है उसके द्वारा जो मूवमेंट्स हमको देखने को मिले। सो अर्ली मूवमेंट्स में हम बात करेंगे बिफोर 1857 के जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं उनकी। 1857 से पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम तीतू मीर मूवमेंट की बात करें, जो कि 1782 से 1831 तक देखने को मिला। रीजन किस रीजन में? बंगाल रीजन में। तो यहाँ पे हम तीन तरह से हर जो मूवमेंट है उसको तीन चीज़ में डिवाइड करेंगे, रीजन, कॉज एंड लीडर। सो जो तीतू मीर मूवमेंट है किस रीजन में हुआ था भाई? वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, अगेंस्ट जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने बियर टैक्स रखने पे, जो फराजीज थे उनके ऊपर बियर टैक्स रखने, जो मूछ रखने पे टैक्स लगा दिया, जो कि एक तरह से इस्लामिक रिवाइवल एंड एस्टेब्लाइज सरिया बेस्ड स्टेट यार। यहाँ पे तीतू मीर ने बोला कि जो लीडर थे इसने मीर नथार अली जो थे तीतू मीर के नाम से जाने जाते थे, वो यहाँ पे इसके है ना लीडर थे। इन्होंने एक तरह से इसको रिवाइव किया, सरिया बेस स्टेट। नेक्स्ट हम पागलपंथीज मूवमेंट की बात करें तो पागलपंथीज मूवमेंट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यार, है ना। ये किस रीजन में था भाई? बंगाल के अंदर ही, है ना। म्यामसिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखने को मिला। अगेंस्ट दी रेंट हाइक इम्पोज्ड ऑन हजोंग एंड गारो ट्राइब। जो हजोंग एंड गारो ट्राइब के जो लैंड हाइक, जो रेंट हाइक है वो इम्पोज किया गया था उसके द्वारा। लीडर कौन थे इसके? करम शाह एंड टीपू शाह। रीजन तो याद रखना भाई, बंगाल रीजन में पागलपंथी मूवमेंट हुआ था। मोपला अपराइजिंग की बात करें तो मोपला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था? मोपला अपराइजिंग जो है वो रीजन इम्पॉर्टेंट है भाई, मालाबार रीजन में हुआ था। अगेंस्ट द रिवेन्यू हाइक एंड रिडक्शन ऑफ द फील्ड साइज। रिवेन्यू हाइक जो हुआ था और रिडक्शन ऑफ द फील्ड साइज, उसकी वजह से हमारे पास ये देखने को मिला था। सो दिस आर अर्ली मूवमेंट्स। हमने अर्ली मूवमेंट्स की बात की 1857 से पहले। नेक्स्ट हम इंडिगो रिवोल्ट एंड डेक्कन मूवमेंट्स की बात करें जो 1857 से 1900 के बीच में हो रहे थे। सो इंडिगो रिवोल्ट की बात करें तो किस रीजन में हुआ था भाई? अभी तक के जितने रिवोल्ट जो है ज़्यादातर जो है वो बंगाल रीजन में हो रहे थे, एक्सेप्ट जो मोपला को छोड़ के। मोपला जो था वो मालाबार रीजन में था। तो इंडिगो रिवोल्ट जो है वो नौदिया डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल में वहाँ पे हुआ था। किस लिए हुआ था? अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। लीडर कौन थे? दिगंबर एंड विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर एंड विष्णु विश्वास आर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो मूवमेंट यार। आउटकम क्या था इसके, है ना? इस रिवोल्ट से यहाँ पे इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया इन 1860। डिक्कन पीजेंट अपराइजिंग की बात करें, डिक्कन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र यार, है ना। कारदेव विलेज पूना में ये हुआ था डिक्कन पीजेंट अपराइजिंग, जो करप्ट मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ 1875 में, है ना। इसके अगेंस्ट यहाँ पे आउटकम हमने देखा भाई, एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट आया। एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 ये हमको देखने को मिला, है ना। फटके रामोसी अपराइजिंग, जो कि फटके नाम से समझ आया, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मराठी यार। सो ये महाराष्ट्र में हुआ था। जो ब्रिटिश एंटी फेमाइन मेजर्स नहीं ले पाए बिकॉज 1873 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था। उस समय जो एंटी फेमाइन ब्रिटिश जो थे वो मेजर्स नहीं ले पाए, उसके वजह से यहाँ पे फटके रामोसी अपराइजिंग देखने को मिला। इसके लीडर जो थे वासुदेव बलवंत फटके वो थे। नेक्स्ट पबना एग्रीगेरियन रिवोल्ट की बात करें तो पबना एग्रीगेरियन रिवोल्ट जो है ना, वो पबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ईस्ट बंगाल में हुआ था 1873 में यार। जहाँ पे जमींदार जो थे, है ना, जो ऑक्यूपेंसी राइट्स पीजेंट को नहीं दे रहे थे, है ना। तो शाह चंद्र रॉय, शंभूपाल, खोदी मलाह, इन्होंने लीड किया इसको पबना एग्रीगेरियन अपराइजिंग को। सपोर्ट किसने किया? आरसी दत्त ने, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया। आउटकम क्या था? जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है ना, वो हमको देखने को मिला बिकॉज ऑफ दी पबना रिवोल्ट। तो इंडिगो रिवोल्ट से हमारे पास क्या आया? इंडिगो कमीशन आया। डिकन पीजेंट अपराइजिंग से एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट आया। ठीक है, फटके रामोसी अपराइजिंग देखने को मिला। एंड जो पबना एग्रीगेरियन रिवोल्ट है इससे बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 आया। देखो अब यहाँ पे धीरे धीरे पीजेंट मूवमेंट जो थे अब 1857 के बाद थोड़े यहाँ पे सक्सेसफुल होने लगे, है ना। इनके खिलाफ कुछ ना कुछ आने लगा, आउटकम आने लगे इसके।
ना गांधीयन एरा में जो मूवमेंट थे, पीजेंट मूवमेंट, उसकी बात करें जो कि 1917 से लेकर 1930 तक जो गांधीयन एरा मूवमेंट है, इसमें हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था, अगेंस्ट दी तीन खटिया सिस्टम, जहाँ पे तीन मतलब एक तिहाई जो जमीन है उसमें आपको क्या उगाना पड़ता था? इंडिगो जो कल्टीवेट करना पड़ता था, उसके खिलाफ यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके लीडर थे महात्मा गांधी। आउटकम क्या आया भाई? चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आया, जिसने अबॉलिश कर दिए जो तीन खटिया सिस्टम है उसको। नेक्स्ट जो गांधीयन एरा में जो नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट था वो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में हुआ भाई। कस क्या था? जो क्रॉप फेलियर था, क्रॉप फेल हो गया था उसी साल जो थे ब्रिटिश ने यहाँ पे टैक्स रिमिशन की जो डिमांड रखी थी उसको नहीं मान रहे थे यार, तो गांधी ने सपोर्ट किया इसको, है ना। लीडर गांधी थे, सपोर्टेड बाई सरदार पटेल, क्योंकि गुजरात के सरदार पटेल थे। सो टैक्सेस वेयर सस्पेंडेड यार यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। नेक्स्ट इज बारडोली सत्याग्रह। खेड़ा के बाद चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद बारडोली सत्याग्रह की बात करें तो बारडोली कहाँ पे है? गुजरात में ही है, सूरत रीजन में। सो यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह कब देखने को मिला? 1928 में। बारडोली सत्याग्रह में जो रिवेन्यू हाइक था 22% बाई बॉम्बे गवर्नमेंट, उसकी वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला? ये जो बारडोली सत्याग्रह है, ठीक है, सरदार पटेल जो है इसके लीडर थे। याद रखना जो खेड़ा है उसमें एक सपोर्ट के तौर पे सरदार पटेल थे, बट एक असली लीडर के तौर पे वो बारडोली सत्याग्रह से उभर के आए यार, जहाँ पे इनका जो ये बारडोली सत्याग्रह से जो रिड्यूस कर दिया जो है ना रिवेन्यू जो था, है ना, रिवेन्यू हाइक जो 22% लेने, जो फायदा रिवेन्यू ले लेते थे 22%, उसको यहाँ पे 6.03% तक रिड्यूस किया। उसके बाद से ही इनको सरदार पटेल कहने लगे, सरदार का जो टाइटल मिला। नेक्स्ट हम एका मूवमेंट की बात करें, नाम से समझ रहा है एका, इट इज़ अगेंस्ट ऑल्सो रेंट हाइक, रेंट हाइक के खिलाफ था ये, है ना। हरदोई, बाराबंकी एंड सीतापुर यूपी में देखने को मिला यार। एंड फांसी एंड अहीर कास्ट जो पार्टिसिपेंट्स इसके देखने को मिले। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लेटर मूवमेंट्स की। लेटर मूवमेंट्स में जो कि 1930 से लेके 1950 तक हमको देखने को मिले। सो बक्सत मूवमेंट की बात करें, सो बक्सत मूवमेंट जो थे, बक्सर मूवमेंट में क्या हुआ, किस रीजन पे हुआ? पहले बिहार रीजन में जो जमींदार ने ऑक्यूपेंसी राइट देने से मना किया उसके खिलाफ यहाँ पे बक्सत मूवमेंट देखने को मिला यार 1936 में। नेक्स्ट तिभागा मूवमेंट, तिभागा बहुत इंपॉर्टेंट है। तिभागा नाम से समझ रहा है थ्री भाग। सो ये बंगाल रीजन में हुआ था। जो शेयर क्रॉपर्स थे दे डिमांड दी वो 2/3 ऑफ दी प्रोड्यूस यार, है ना, 2/3 ऑफ दी प्रोड्यूस, आप जितना उगाओगे 2/3 हमको दोगे, उसके लिए यहाँ पे ये हुआ था। एंड लोग कंफ्यूज करते हैं 1/3 सोचते हैं, नहीं भाई नहीं, तिभागा में 2/3 मांगा जाता है। एंड इसका आउटकम क्या आया तिभागा मूवमेंट का? बरगादरी बिल पास्ड हुआ। एंड लास्ट हम तेलंगाना इंसर्शन की बात करें, सो इंसरेक्शन जो है, इंसरेक्शन जो तेलंगाना में हैदराबाद रीजन में हुआ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर एंड निज़ाम ऑफिशियल्स यार। तो आउटकम क्या है? जो रिडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला लैंड का आफ्टर पुलिस एक्शन इन 1948। ये तेलंगाना इंसरेक्शन की बात की हमने। सो दिस आर ऑल अबाउट द पीजेंट मूवमेंट जो कि हमको देखने को मिले। पागलपंथी इम्पॉर्टेंट है, मोपला अपराइजिंग, है ना, पागलपंथी बंगाल में, मोपला मालाबार में, इंडिगो जो है उसके अंदर यहाँ पे इंडिगो कमीशन आया। डेक्कन फटके में वासुदेव बलवंत फटके ने यहाँ पे स्टार्ट किया। पबना एग्रीगेरियन रिवोल्ट, पबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट ईस्ट बंगाल में, है ना। जमींदार डिनाइंग ऑक्यूपेंसी राइट्स यार, ये कारण को याद रखना। बीसी चटर्जी, आरसी दत्त ने इसको सपोर्ट किया। इसके ऊपर भी कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाता है यार, है ना। गांधीयन में चंपारण जितना इंपॉर्टेंट है, खेड़ा इंपॉर्टेंट है, बारडोली सरदार पटेल एका मूवमेंट जो कि यूपी में रीजन में हुआ था, यूपी रीजन में, है ना। उसके बाद तिभागा मूवमेंट में 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस को यहाँ पे मांग रहे थे, तो बंगाल रीजन में ही हमारे पास ये हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कास्ट मूवमेंट्स की। सबसे पहले तो हम अर्ली मूवमेंट्स की बात करेंगे 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1801 से लेकर 1900 तक हम क्या बोलते हैं? 19th सेंचुरी। तो सत्यशोधक मूवमेंट की बात करें तो सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो हमको कब देखने को मिला था भाई?
1873 में सत्यशोधक मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले। किस रीजन में हुआ था? महाराष्ट्र। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, अनटचेबल्स एंड विडोज अगेंस्ट जो ब्राह्मणिक डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये सत्यशोधक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम चीज़ों की बात करेंगे, फाउंडर, रीजन, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। इस टॉपिक में हम यहाँ पे हर मूवमेंट को देखने वाले हैं। सत्यशोधक मूवमेंट इज अ कास्ट मूवमेंट जो कि कब हुआ था? 1873 में। ज्योतिबा फुले इसके फाउंडर थे, महाराष्ट्र रीजन में। नेक्स्ट इज अरावीपुरम मूवमेंट जो कि कहाँ हुआ था? केरला में। नाम से समझ आ रहा है अरावीपुरम मूवमेंट जो है इसको श्री नारायण गुरु ने यहाँ पे हेड किया था। श्री नारायण गुरु ने इसको हेड किया था, ठीक है। केरला रीजन में हुआ था। इसलिए किस लिए हुआ था भाई? फॉर दी राइट्स ऑफ डिप्रेस कास्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस की बात होगी, स्पेशली जो हवास थे या फिर इरावार थे उनके खिलाफ यहाँ पे उनको जो राइट्स नहीं मिले थे उसके लिए लड़ाई लड़ी श्री नारायण गुरु ने अरावीपुरम मूवमेंट के अंदर 1888 केरला में हुआ था। आउटकम क्या आया भाई? फॉर्मेशन हुआ श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, है ना, एक संस्था बनी भाई, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1902-1903 में। नायर मूवमेंट की बात करें 1891 में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? सीवी रमन पिल्लई, आर रामा कृष्ण पिल्लई, एम पद्मनाभा पिल्लई। ये कहाँ पे हुआ था भाई? नायर मूवमेंट। ये भी केरला में हुआ था बिकॉज नायर ट्राइब जो है वो केरला में है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ज़्यादातर जो है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ ये कास्ट मूवमेंट हुए थे, है ना। अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड फाइट फॉर नायर्स राइट। इसको देखते हुए जो नायर मूवमेंट है उससे क्या आया भाई? फॉर्मेशन ऑफ मलाई मेमोरियल का फॉर्मेशन हुआ। नायर सर्विस सोसाइटी 1814 में बना भाई। नेक्स्ट जो एंटी क्या बोलते हैं कास्ट मूवमेंट हमको देखने को मिले इन 19th सेंचुरी, वो कौन है? काईवार्तास मूवमेंट। ये जो काईवार्तास मूवमेंट है इसमें जो काईवार्तास थे मतलब जो माहियास के नाम से जाने लगे, वो मदीनापुर बंगाल रीजन में यहाँ पे लड़ाई लड़े। किस लिए? टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर अमोंग दी काईवातास। एंड जो काईवातास हैं इसके आउटकम क्या है काईवातास मूवमेंट का यार, है ना? फॉर्मेशन देखने को मिला जाति निधानी सभा का एंड महिष्या समिति का स्थापना हुआ जिसमें इनको एक तरह से एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर देने की बात की गई, ठीक है। जो हमारे पास 19th सेंचुरी में दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारे पास अर्ली 19th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है, अरावीपुरम श्री नारायण गुरु एंड सत्यशोधक मूवमेंट सावित्री ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अर्ली 20th सेंचुरी में जो मूवमेंट हमको देखने को मिले दैट इज फ्रॉम 1900 टू 1930। जो कास्ट मूवमेंट हमको देखने को मिले, जस्टिस पार्टी मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1916 में देखने को मिला। लीडर कौन थे इसके? टीएम नायर, पी त्यागराजा चेट्टी, सीएन मधुलियार। मद्रास रीजन में हुआ था। जस्टिस पार्टी मद्रास रीजन में हुआ था एंड जो एराविकुलम मूवमेंट है वो केरला में हुआ था। इन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था गवर्नमेंट के अंदर उसको चैलेंज किया, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में इनको आना था, इसलिए ऑब्जेक्टिव था इनका। आउटकम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ साउथ इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन सेल्फ, है ना, 1930 में। ऑर्डर ऑफ दी, है ना, 1930 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया फॉर रिजर्वेशन यार जस्टिस पार्टी का अंदर जो मेंबर्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ईवी रामास्वामी नायकर। तो जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट है वो कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में, है ना। एंड ईवी रामास्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। तभी तक जो इरावीपुरम मूवमेंट है श्री नारायण गुरु ने जो लीड किया वो कहाँ पे हुआ था? केरला में। बाकी सब चीज़ें तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फाइट किए थे। जो जस्टिस पार्टी था इट इज़ फॉर गवर्नमेंट में जो डोमिनेशन देखने को मिलता है ब्राह्मण्स का उसके खिलाफ, बट जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है खुद के रेस्पेक्ट के लिए, तो जो रेशनलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लड़ने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। आउटकम जो कुडी अरासू जर्नल था वो 1925 में आया, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं एंड जो श्री नारायण गुरु हैं वो इरावीपुरम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु रीजन। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इरावीपुरम नाम से समझ आ रहा है केरला। जस्टिस पार्टी वाला जो है वो जस्टिस के लिए मतलब
ब्राह्मण जो गवर्नमेंट में है तो जस्टिस नहीं हो पा रहा है। नदार मूवमेंट की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में देखने को मिला था। जो सन्नास थे, अनटचेबल्स, जो पार्टिसिपेट किए इसमें, एक सोशल मोबिलिटी चाहते थे भाई थ्रू जो क्षत्रिय कस्टम्स है उनको इमिटेट करके, जिसकी वजह से हमारे पास नदार महाजन संगम 1910 में देखने को मिला। नेक्स्ट हम डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट की बात करें जो कि हमारे पास 1924 में देखने को मिला। ये जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट है उसको B.R. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के अंदर, है ना, लेड किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? अपलिफ्ट अनटचेबल्स यार, कास्ट बायस को यहाँ पे लड़ना है। आउटकम क्या था? जो डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूशन है वो 1924 में बना। स्टार्टेड जी बहिष्कृत भारत इन 1927। समाज समता संघ ये 1927 में बना। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1924 में बना। तो ये जो डिप्रेस क्लास मूवमेंट है इट इज स्टार्टेड बाय B.R. अम्बेडकर इन महाराष्ट्र। बहुत सारा आउटकम आया भाई, इसका ये आउटकम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कांग्रेस बैक मूवमेंट थे 1917 ऑनवर्ड, तो कांग्रेस ने जो हरिजन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था जिसके लीडर महात्मा गांधी थे 1917 में। क्यों? टू एलिवेट द सोशल स्टेटस ऑफ द लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस यार। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड टू कांग्रेस हरिजन मूवमेंट, इसके वजह से यहाँ पे हमको ऑल इंडिया एक एंटी अनटचेबिलिटी लीग देखने को मिला 1932 में। स्टार्टेड हरिजन वीकली। हरिजन वीकली किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने, टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो सोशल स्टेटस जो लोअर कास्ट को यहाँ पे ठीक से नहीं मिलता था, बैकवर्ड कास्ट को, तो उसको एलिवेट करने के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट मूवमेंट जो हमको देखने को मिले। जस्टिस पार्टी में और ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कंफ्यूज मत होना। देखो 1 1 2 2 3 3, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में 3 और 3 है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट E.V. रामास्वामी नाइकर। ये अराविपुरम समथिंग दैट इज रिलेटेड टू केरला एंड श्री नारायण गुरु इज रिलेटेड टू केरला। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स की और उसके लीडर्स की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज था। इन्होंने 1772 से 1833 तक बहुत सारे काम किए। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। जो इंडियन पूरन जागरण है ना, इंडिया को बाहर से बहुत एक तरह से अलग बदल दिया एक प्रकार से। मोनोथिज्म को ये विश्वास रखते थे। रैशनलिज्म पे ध्यान देते थे, तर्क हर चीज़ पे। वुमेन राइट्स पे, एजुकेशन पे ध्यान देना इनका एक कॉन्सेप्ट था। मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान की पूजा करो, सारे भगवान एक है ना। इन्होंने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट दी सती यार, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आइडल वर्शिप जो है दैट इज मूर्ति पूजा यार, एक भगवान को मूर्ति के फॉर्म में नहीं मन से पूजना चाहिए, उस पर लड़ाई लड़ी, है ना। अतिया सभा, ब्रह्मो सभा, अतिया सभा इन 1814 इन्होंने स्टार्ट किया। 1828 में ब्रह्मो सभा, लेटर जिसको ब्रह्मो सभा बाद में ब्रह्मो समाज हो गया। तो राजा राम मोहन रॉय आँख बंद करते ही दिमाग में आता थे ब्रह्मो समाज, एबोलिशन ऑफ और फाउट अगेंस्ट सती, मोनोथिज्म। नेक्स्ट हम बात करें राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर की। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना की। इन्होंने ब्रह्मो समाज को रिवाइव किया, प्रमोट किया, उपनिषदिक टीचिंग को। सो देवेंद्र नाथ टैगोर इज रिलेटेड टू उपनिषदिक टीचिंग, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर में जो डी आ रहा है उपनिषदिक टीचिंग, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पे स्टार्ट किया था फॉर उपनिषदिक टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करें केशव चंद्र सेन की, जिन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का स्थापना किया। ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का स्थापना किया इन 1866 यार, सोशल रिफॉर्म्स के लिए, वीडियो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, फीमेल एजुकेशन को, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज की लड़ाई लड़ी भाई केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट किया प्रार्थना समाज को, है ना। प्रार्थना समाज इज स्टार्टेड बाई आत्माराम पांडुरंगा एंड M.G. रनाडे। आत्माराम पांडुरंगा और M.G. नराडे ये बॉम्बे में हुआ था। 1867 में स्थापना की थी। इसने भी मोनोथिज्म पे एम्फेसाइज किया अलॉन्ग विद ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज भी मोनोथिज्म पे, एक भगवान की पूजा पे ध्यान देने की बात करता था। सोशल रिफॉर्म्स लाई इन्होंने, वीडियो इमेज को बढ़ावा दिया, कास्ट एबोलिशन। ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं? प्रार्थना समाज इज एस्टेब्लाइज्ड बाय आत्माराम पांडुरंगा एंड M.G. रनाडे। ट्रिक क्या है, कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं तो मैंने ट्रिक बना के रखा है याद रखने का। देखो प्रार्थना समाज में P आ रहा है, पांडुरंगा में P आ रहा है, ठीक है। ABCD FG HG KL M N
OPQR, ठीक है, P में एक डंडी लगा दो, R, तो MG रनाडे और पांडुरंगा, ठीक है, प्रार्थना समाज जो है पांडुरंगा एंड रनाडे, इस तरीके से याद रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे आंख बंद करते ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंख बंद करते ही विडोरी मैरिज, ऐसे दिमाग में आना चाहिए। इन्होंने विडोरी मैरिज के खिलाफ लड़ाई लड़ी यार, वुमेन एजुकेशन, संस्कृत लर्निंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोचते ही विडोरी मैरिज याद रखना। एंड सती का एबोलिशन, सती के लिए जो फाइट किया वो राजा राम मोहन रॉय, और भी बहुत सारे लेख, बट मेन आदमी को याद रखना, है ना। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्थापना किया, है ना। यंग बंगाल मूवमेंट जो था वो रैशनलिज्म, स्टूडेंट को बोला कि आप हर चीज़ पे क्वेश्चन करो, रैशनलिज्म एंड नेशनलिज्म दोनों पे फोकस किया, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना है, तर्क लगाना है, सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं। तो ये हमने बात किया अबाउट हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ब्रह्मो समाज, है ना, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा, जो कि बात करता है अबाउट दी ऊपर निचली टीचिंग की, एंड जो है प्रार्थना समाज, जो कि है आत्माराम पांडुरंगा, MG नराने का। नेक्स्ट हम वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट में ज्योतिराव फूले ने यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मैंने शुरुआत में कास्ट मूवमेंट में मैंने बात की यार, सत्य शोधक समाज 1873 में, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को अपोज किया। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र वाले रीजन में सोशल इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा, मतलब सोशल इनइक्वालिटीज़ को के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। जो दलित राइट्स के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने लड़ा यार, ज्योतिराव फूले, सत्य शोधक समाज। गोपाल गणेश अंगारकर, इन्होंने एक तरह से जो ब्लाइंड ट्रेडिशन है उसको क्रिटिसाइज़ किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया। तो ये हम वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा वेस्टर्न टिल्ट है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट गोपाल हरि देशमुख, जिसको लोकहितवादी भी बोलते हैं, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी बोलते हैं, गोपाल हरि देशमुख दिमाग में आना चाहिए। इन्होंने रैशनलिज्म पे फोकस किया, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है, सेक्युलरिज्म, हर धर्म बराबर है, ये सब चीज़ पे फोकस करना है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था टू प्रमोट एजुकेशन एंड नेशनल सर्विस यार। गोपाल कृष्ण गोखले हैज स्टार्टेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो ये वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की। नाउ साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो साउथ इंडियन मूवमेंट्स में मैंने सी नारायण गुरु की बात की भाई, जो सी नारायण गुरु थे। SNDP मूवमेंट हमने देखा, सी नारायण गुरु को हमने वहाँ भी केरला के अंदर बात की। इन्होंने जो इरावीपुरम मूवमेंट है उसके अंदर बात की इनकी यार, एन एडवोकेट फॉर सोशल इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट मैंने बात की, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? EV रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार भी बोलते थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में, है ना, टू अपोज कास्ट ऑपरेशन, प्रमोट रेशनलिज्म एंड वुमेन्स राइट। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो था वो हमने देखा भाई, ये जो था फॉर जो ब्राह्मण्स जो थे वो गवर्नमेंट में जो कब्जा कर लेते थे ज़्यादातर सीट्स को, उसके खिलाफ यहाँ पे जस्टिस पार्टी मूवमेंट देखने को मिला। एंड दे फॉट फॉर जो नॉन ब्राह्मिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड टेम्पल एक्सेस टू दलित्स। ये साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की। नाउ ऑल इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट्स की और ऑल इंडिया मूवमेंट्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया, जो कि था फोकस ऑन एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना है। वेदांतिक नेशनलिज्म की बात की। उपनिषदिक टीचिंग की बात करते दिमाग में क्या आना चाहिए? देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, DD, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती जो की बात करते हैं अबाउट आर्य समाज, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय सोचते ही आंख बंद करने से क्या आना चाहिए? ब्रह्मो समाज। एंड देवेंद्रनाथ सोचते ही अपने आंख बंद क्या आना चाहिए? क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर सुनते ही क्या आना चाहिए? आर्य समाज, ठीक है। एंड आंख बंद करते ही अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलते ही आंख बंद करके क्या आना चाहिए? विडोरी मैरिज, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने क्या स्टार्ट किया? आर्य समाज इन 1875 यार, है ना। वेदांतिक प्यूरिटी पे ध्यान दिया इन्होंने। जो आइडल वर्शिप है उसको भी अपोज किया। तो देखो आर्य समाज ऑल्सो अपोज आइडल वर्शिप एज वेल एज जो ब्रह्मो समाज है ये भी यहाँ पे अपोज करता है आइडल वर्शिप को। एंड जो शुद्धि मूवमेंट है, शुद्धि मूवमेंट जो है इट इज रिलेटेड टू आर्य समाज एंड आर्य समाज इज रिलेटेड टू दयानंद सरस्वती। याद रखने तरीका क्या है? एनो डोमिनी AD, ठीक है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने। इन्होंने सपोर्ट किया हिंदू फिलोसफी को, एजुकेशन को एंड सोशल रिफॉर्म्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। यार ये मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो जो अलीगढ़ मूवमेंट है सर सैयद अहमद खान का, इन्होंने यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में, जो कि बाद में एएमयू बन गया। इन्होंने एडवोकेट किया फॉर मॉडर्न एजुकेशन या सोशल रिफॉर्म्स की बात की। ये एक तरह से कोऑपरेट करते थे ब्रिटिश के साथ, आप उनके साथ कोऑपरेट करो, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बोलते थे सैयद अहमद खान, है ना। देवबंद मूवमेंट की बात करें तो देवबंद नाम से सुनने से लगता है ये हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, नहीं भाई, देवबंद मूवमेंट इज़ अ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, जहाँ पे मोहम्मद काजिम ननतवी और राशिद अहमद गंगोही ने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था देवबंद मूवमेंट। एंड ये किसकी बात करता था, इट ट्राइज टू रिवाइव द इस्लामिक टीचिंग, एंड ये अपोज करता था ब्रिटिश रूल को। ठीक है, जो सैयद अहमद खान थे और देवबंद मूवमेंट एकदम अपोजिट है। सैयद अहमद खान मॉडर्न एजुकेशन की बात करता है, बट देवबंद मूवमेंट जो इस्लामिक टीचिंग की बात करता है। सर सैयद अहमद खान ने कोऑपरेशन किया ब्रिटिश के साथ, बट देवबंद मूवमेंट में मोहम्मद काजिम एंड रासिम अहमद ने यहाँ पे अपोज किया ब्रिटिश रूल को। वहाबी मूवमेंट मैंने बात की भाई, वहाबी मूवमेंट जो है सर अहमद राय बरेली जो थे, उन्होंने एंटी ब्रिटिश एंड साउट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। सैयद अहमद राय बरेली ने इसको स्थापना की थी, है ना, जो कि एक तरह से इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ना। इट इज़ अ इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, है ना। ये रिवाइवलिस्ट है, ये रिफॉर्मिस्ट है, ये भी रिवाइवलिस्ट है। ठीक है, देवबंद मूवमेंट इज रिवाइवलिस्ट बिकॉज पूरा इस्लामिक टीचिंग की तरफ जाता है। वहाबी मूवमेंट जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, ये भी रिवाइवलिस्ट की बात करता है। बट जो है सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो रिफॉर्मिस्ट है यार, रिफॉर्म करने की बात करता है ये, है ना, मॉडर्न एजुकेशन की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करें सिख एंड पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की, तो यहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट की बात करते हैं, जो कि सिखिज़म को रिवाइव करने की बात करता है। इसने सिख आइडेंटिटी एंड एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया यार सिख सभा मूवमेंट ने। एंड जो रहमाई मुजद्देनयार सभा, रहमाई मुजद्देनयार सभा जो है 1851 में, इसको दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे लेट किया। ये पारसी मूवमेंट है, एम्ड एट सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग द पारसी। नाम से समझ आ रहा है, याद रखने का तरीका है आरपी, पर से भी आ सकता है, पारसी मूवमेंट है रहमाई मुजद्देनयार सभा। देवेंद्र दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे इसको लेट किया था। इम्पैक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो सिखिज़म एंड पारसीज़म में क्या, या फिर सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। इसने जो सोशल जस्टिस है उनको इनकरेज किया, वुमेन राइट्स के प्रोवाइड किए, कास्ट रिफॉर्म्स लाए यार, मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए इससे, लाइक एएमयू की बात करते हैं, है ना। इंडियन एंड रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवाइव किया, हेल्प किया टू रेस, है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, भाई नेशनलिज्म की जो भावना है वो बढ़ी, सोशल अवेयरनेस लोगों के बीच आया। So this is all about what? This is all about the socio-cultural reform movements and their leaders. नेक्स्ट बात करें तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के कगार पे खड़ा है। चैलेंजेस क्या थे मुगल के लिए, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे मुगल के लिए, लाइक जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, इट मेड इंडिया वल्नरेबल टू इन्वेजन यार। नादिर शाह जो कि 1739-38 में आया था, उसने मुग़ल को डिफीट कर दिया बैटल ऑफ कर्नल के अंदर, जिसने इन्हें लूट लिया यहाँ पे दिल्ली को। कोहिनूर डायमंड को ले गया, जो पीकॉक थ्रोन है उसको ले गया नादिर शाह ने। उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली था, ये हमारे पास अफ़गानिस्तान से आते थे, 1767 में ये आया। इसने मल्टीपल इन्वेजन्स किए, पंजाब को ले लिया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हरा दिया अहमद शाह अब्दाली। और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो एक्सटर्नल चैलेंज की हमने बात की ना, इंटरनल चैलेंजेस जिसने एक तरह से ब्रिटिश के लिए
मौका बना दिया। वो क्या थे, जो वीक रूलर्स थे औरंगजेब के बाद, वो सब, ठीक है। बहादुर शाह वन जो था 1707 1712 तक रूल किया। इसने रिलीज़ कर दिया जो मराठा लीडर साहू है, साहू जी, उसको रिलीज़ कर दिया एंड कन्फर्म किया राजपूत स्टेट्स को। सिख लीडर्स जो कि बंदा बहादुर है, उसके साथ लड़ाई लड़ी बहादुर शाह वन ने। नेक्स्ट 1712 से 13 तक जहानदार शाह यहाँ पे राजा था, जो कि पपेट था जुल्फिकार खान का, जिसने इजहारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एबॉलिश कर दिया इसने जजिया को, जो कि नॉन मुस्लिम जो टैक्स देते थे उसको जजिया बोलते थे, उसको एबॉलिश कर दिया। फरूख शियार आया भाई 1713 से 1719 तक, जिसने कंट्रोल कौन करते थे, फरूख शियार को, सैयद ब्रदर्स जिसको किंग मेकर्स बोलते थे भाई ज़्यादातर, यहाँ पे चीज़ों को इसी ने कंट्रोल किया। फरीद शाह ने ब्रिटिश को फरमान इशू किया यार, तो फरमान टू द ब्रिटिश है ना, एक तरह से मेजर ट्रेड प्रिविलेज मिला उसको। बाद में इसी फरूख सियार को बाहर निकाल दिया राजगद्दी से एंड सईद ब्रदर्स ने इसको मरवा दिया। नेक्स्ट मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला मिजाज का था भाई। इसने किल्ड सईद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर सईद ब्रदर्स को मरवा दिया। एंड हैदराबाद को फाउंड किया निज़ामुल मुल्क ने 1724 में। 1739 में जब दिल्ली इन्वेजन हुआ तो उस समय यही था, वही रंगीला मिजाज का यार, इसीलिए तो लूट लिया भाई नादिर शाह ने, पीकॉक थ्रोन को ले गया, कोहिनूर को ले गया। अलामगीर टू 1757 से 59 तक यही थे। बैटल ऑफ पलासी जो है 1757 में जब हुआ तो यही था भाई, वो राजगद्दी पे है ना। कोर्ट किल्ड इन कोर्ट इंटरव्यू से आपस में मार दी कोर्ट के लोगों ने झगड़ा में। और सी आलमगीर टू ने तो यहाँ पे जौहर वाला जो मूवी था ना यार, पद्मावत है शायद, वहाँ पे शाह आलम टू जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, नहीं भाई वो औरंगजेब था यार, पद्मावत वाला औरंगजेब था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शाह आलम टू यहाँ पे राजा था। बैटल ऑफ बक्सर में भी यहाँ पे शाह आलम टू राजा था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टू जो साइन हुआ, इट बिकेम अ प्रिजनर ऑफ ब्रिटिश, मतलब सॉरी पेंशनर बन गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टू बिटवीन दी ब्रिटिश एंड दी शाह आलम टू साइन हुआ। इलाहाबाद वन जो था वो बिटवीन दी ब्रिटिश एंड दी सिराजुद्दौला के बीच में साइन हुआ। बहादुर शाह टू जो कि 1837 से 1857 तक रूल किया, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय जो राजा था वो था बहादुर शाह टू। इसको कैप्चर कर लिया, इसको रंगून भेज दिया गया, वहाँ पे ये मरा। रंगून मतलब म्यांमार। एंड ये था इंड ऑफ मुगल एम्पायर यार। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन जब आया 1 नवंबर 1857 में, तो इंड हो गया मुगल एम्पायर का। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया इंडिया को। नाउ कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या था मुगल एम्पायर के कर्ज होने का, जो वीक रूलर्स थे आफ्टर औरंगजेब, जो कि इनकैपेबल थे है ना, जिसकी वजह से एम्पायर टूटने लगा। नोबल्स एंड रीजनल जो लीडर्स थे उन्होंने पावर लिया, जिसकी वजह से वीक लीडरशिप हुआ है ना। शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार, जो जमींदार थे लाइक राजास, ठाकुर, देशमुख, ये एक तरह से पावरफुल होने लगे यार। एंड हेल्प नोबल्स टू कार्व आउट इंडिपेंडेंट किंगडम, नोबल्स को मदद करने लगे कि आप अलग से अपना राज्य बनाओ। एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था टू गवर्न यार, सेंट्रलाइज रूल जो था वो इनएफिशिएंट होने लगा इतना बड़े एम्पायर को है ना रूल करने में। सो वीक एम्पायर्स फेल टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस। जो जागीरदारी क्राइसिस एंड जो नोबिलिटी राइवलरीज है, मतलब शॉर्टेज ऑफ जागीरदास मिल गए, जो जागीर है ना, बेजगरी क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं है ना, इट लीड्स टू नोबल ऑपरेसिंग पीजेंट्स यार। राइवलरीज हमको देखने मिले राजपूत के बीच में, अफगान्स के बीच में, तुरानीज एंड इंडियन मुस्लिम्स के बीच में, इसकी वजह से जो वीक नोबल जो थे एम्पायर के वो कमज़ोर होने लगे है ना। रीजनल पावर एक तरह से उभर के आए, लाइक जाट, सिख्स, राजपूत, मराठास, इन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत गए। तो मराठा जो था मुगल्स के बाद एक तरह से एक्सपांड हुआ इन गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड रीजन यार। मुगल फेल टू चेक रीजनल एस्पिरेशंस ऑल्सो, कंट्रोल नहीं कर पाए। जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे वो हमको देखने को मिला, लाइक जागीर के शॉर्टेज थे। जागीर मतलब जो मुगल्स जो थे अपॉइंट करते थे लैंड को कंट्रोल करने के लिए, उनकी कमी देखने को मिली। एक्सेसिव मनसब्स देखने को मिले। लग्जरियस लाइफस्टाइल जो थे उसकी वजह से स्टेट का जो फाइनेंस था वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया उसके ऊपर। वॉर और लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिला यार। यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जिसमें ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच की बात करते हैं, वो कोस्टल ट्रेड को यहाँ पे डोमिनेट करने लगे
है ना। एक्सटर्नल इन्वेजर की बात करें तो नादिर शाह की, जिसने बैटल ऑफ कर्नल के अंदर लूट लिया दिल्ली को, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर को ले गया। अहमद शाह अब्दाली जिसने पंजाब को कब्जा कर लिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया मराठास को, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉज थी, इसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया यार। सब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फायदा मिल गया ब्रिटिश को। फिर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश जब कब्जा कर लिए तो उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब लोग और गुस्सा होने लगे ब्रिटिश के पॉलिसीज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सिपोई म्यूटनी की। जो सिपोई म्यूटनी है, इसका कस क्या है भाई। सिपोई जो म्यूटनी सो रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं, इसका कारण क्या था। जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था इन दी पे, प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट बिटवीन इंडियन एंड जो फॉरेनर्स हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे आक्रोश था जो सिपोइज थे उनके बीच में। कोई फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था फॉर फाइटिंग इन रिमोट एरियाज यार, है ना। रिलीजियस ऑब्जेक्शन जो अपर कास्ट सिपोइज को देखने को मिलता था, है ना, सर्विस कंडीशन के ऊपर। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो 1856 में आया था, जिसने बोला कि आपको ओवरसी जाना पड़ेगा। सिपोई को फोर्स किया गया, जो कास्ट नॉर्म्स को वायलेट करता है, मतलब जो अपर कास्ट ब्राह्मण या फिर जो हिंदूज थे उनके लिए सी को पार करना एक अपराध है, एक पाप है। तो इसीलिए यहाँ पे इनके अंदर आक्रोश था यार। जो शेयर्ड ग्रीवांसेस थे विद सिविलियंस लाइक सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डिसकंटेंट दोनों के बीच में था, सिपोइज और जो सिविलियंस थे उनके बीच। तो उसके वजह से सिपोई म्यूटनी देखने को मिला। जो मिशनरी एक्टिविटी है वो भी एक तरह से हाइटेंड अमॉन्ग द सिपोई आफ्टर द 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके वजह से भी यहाँ पे, है ना। तो उनके जो रिलीजियस बिलीफ है उसको हर्ट करता था यार ये। तो ये सब देखते हुए जो प्री 1857 म्यूटनीज भी यहाँ पे बहुत सारे हुए, लाइक बंगाल सिपोई म्यूटनी ऑफ 1764 की बात करते हैं। वेलोर म्यूटनी ऑफ 1806 जिसमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ दी सिपोई देखने को मिला, जिसमें मैसूर फ्लैग रेस किया गया। बराकपुर म्यूटनी जो कि 1824 में था, है ना। एंड रिफ्यूज़ल टू क्रॉस द सी फॉर द बर्मा कैंपेन, उसके समय हमारे को बराकपुर म्यूटनी देखने को मिला, है ना। जो रिफ्यूज़ल था टू क्रॉस द सी फॉर बर्मा कैंपेन, उसके खिलाफ हमको बराकपुर म्यूटनी। ग्रेंडियर्स कंपेन रिवोल्ट हमको देखने को मिला, है ना, जो कि असम में देखने को मिला। सोलापुर म्यूटनी, म्यूटनीज ऑफ नेटिव इन्फेंट्री विजिट्स लाइक 47 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 22 66 37, ये सब का म्यूटनी हमको देखने को मिला। बट एक सेंट्रलाइज, है ना, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे म्यूटनी नहीं था भाई, लोकलाइज थे ये सब। इम्पैक्ट एंड लेगेसी क्या था, जो म्यूटनीज थे एक तरह से लोकलाइज थे, इनको क्रश कर दिया गया ब्रूटली। लीडर्स जो थे उनको मार दिया गया, रेजिमेंट्स को डिसबैंडन कर दिया गया। सेट द स्टेज फॉर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 यार। ना जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसका कजेस की बात करें, कजेस ऑफ द रिवोल्ट, तो इकोनॉमिक कस क्या था, जो हैवी टैक्सेशन होता था, है ना, समरी, है ना, एविक्शन देखने को मिलता था, लैंड डिस्पोसेशन जो देखने को मिलता, ज़मीन छीन लेते थे, ये सब चीज़ की वजह से लोगों को आक्रोश बढ़ा यार, है ना। एंड डिक्लाइन जो हैंडीक्राफ्ट देखने को मिला, पैट्रोनेज टू दी आर्टिशंस यार, आयरन स्मिथ का यहाँ पे, है ना, डिक्लाइन था, उनको पैट्रोनेज उनका जो शोभा था वो ख़त्म होने लगा। जो इंडियन ट्रेड था वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा। हाई टैरिफ और इंडियन गुड्स जो भेजे जाते थे तो उसके ऊपर इनका ट्रेड खत्म होने लगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था, इकोनॉमिक रूइन हो रहा था, तो ये कारण 1357 के रिवोल्ट का। पॉलिटिकल कास्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं और द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौसी का। जो ह्यूमिलेशन होता था मुगल रूलर्स का, ब्रिटिश ने रिगार्ड किया फॉर द इंडियन रूलर्स राइट्स, ठीक है, इंडियन रूलर्स को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके से कारण बना पॉलिटिकल का, जिसकी वजह से लोग ने लड़ाई लड़ने का सोचा एक प्रकार से, है ना। लड़ाई लड़ा भाई, एक तरह से सेंट्रलाइज नहीं था, लेकिन हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पर लड़ाई लगा, है ना। मिलिट्री कस की बात करें तो लो पे जो था, डिस्क्रिमिनेशन मिलिट्री में देखने को मिलता था, प्रमोशन नहीं होता था इंडियन सिपोज का, तो उसके वजह से यहाँ पे मिलिट्री कस भी थे। जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट जिसमें ओवरसी पोस्टिंग रूल लाया गया, तो जो रूमर्स भी थे लाइक ग्रीस कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जो कि काउ एंड फिग फैट से बनाए जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी यहाँ पे रिसेंटमेंट था, आक्रोश था सिपोइस के बीच में। सिपोई म्यूटनी से स्टार्ट हुआ, बट वो रिवोल्ट जो था वो 1857 के अंदर सारे वर्गों में एक तरह से आक्रोश के तौर पे, विरोध के तौर पे पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। सोशल रिलीजियस कस भी थे, लाइक जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ जो कि इंटरफेयर करते थे कस्टम्स में, है ना। रिलीजियस लैंड पे टैक्स लेने के जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये इसके वजह से लोगों के बीच में गुस्सा था।
जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है वो एक इम्पोर्टेंट काज था भाई। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो एबोलिशन ऑफ सती है, वीडियो रीमैरिज एक्ट है, इट इज सीन एज एन इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड रिलीजन। यार अच्छी बात है, बट इसको जैसे अपने धर्म में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज, सोचा या लोगों ने। ठीक है, सती एबोलिशन राजा राम मोहन राय का इंपॉर्टेंट रोल है। वीडियो रीमैरिज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इंपॉर्टेंट रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में हमने बात की, जो करप्शन देखने को मिलता था पुलिस एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में, रेडिकल जो डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो इसकी वजह से भी लोगों के बीच में क्या था, गुस्सा था। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट की बात करें तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था, May 10, 1857। सिपोई म्यूटनी यहाँ से बिगन हुआ, फिर वो लोग मार्च किए टुवर्ड द दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली वो पहुँचे 11 मई को। वहाँ पे बहादुर शाह जफर जिनको डिक्लेयर किया एज ए एम्परर यार, है ना, लास्ट मुगल एम्पर थी ये। सिविलियन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी हमको रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखने को मिला, मतलब पीजेंट्स पार्टिसिपेट किए, जमींदार, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, ये सब रिवोल्ट को ज्वाइन किए। तो मतलब एक बड़ा लेवल पे था भाई ये रिवोल्ट, है ना। मनी लेंडर्स को अटैक कर दिया गया, ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स को यहाँ पे अटैक किया गया, रिवेन्यू ऑफिसर्स को अटैक किया, रिवेन्यू ऑफिसर्स को अटैक किया गया, है ना। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की बात करेंगे, इससे पहले तो जो की सेंटर्स एंड लीडर्स थे दिल्ली के अंदर, बहादुर शाह जफर, ये की सेंटर्स एंड लीडर्स से क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास। बहादुर शाह जफर एंड जनरल बख्त खान जो थे वो दिल्ली को यहाँ पे लीड किया। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी की रानी इन झांसी, है ना, तांत्या तोपे इन झांसी, बिहार में कन्वर सिंह, फैज़ाबाद में मालवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर एंड भागपत में शाहमल। इसमें ये जो नाना साहेब है कानपुर के, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कन्वर सिंह, ये मेन पूछा आता है लोग, जो लोग भूल जाते हैं। बरेली में खान बहादुर, फैज़ाबादी पूछा जाता है मालवी अहमदुल्ला। नाउ यहाँ पे सप्रेशन किया गया ब्रिटिश का रेस्पॉन्स अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जॉन निकोलस जो थे उन्होंने की रोल प्ले किया फॉर द रिकैप्चरिंग। कानपुर के अंदर कॉलिन कैम्पबेल एंड जनरल हैवलॉक यहाँ पे रिकैप्चर किया। ठीक है, तो इसके लीडर्स को भी साथ रिवाइज करते हैं। दिल्ली में कौन थे भाई, बहादुर शाह जफर और बख्त खान, जनरल बख्त खान। ठीक है, कानपुर में कौन थे, कानपुर में यहाँ पे नाना साहेब, नाना साहेब इज दी एडेप्टेशन ऑफ पेशवा बाजीराव द सेकेंड। लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो इसको डिफेंड किसने किया, हेनरी लॉरेंस ने। लेटर सप्रेस्ड बाय ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ओवरटन एंड कॉलिन कैम्पबेल, बिकॉज लखनऊ एक मेन सेंटर था भाई जिसमें बेगम हजरत महल ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। बेगम हजरत महल लखनऊ में, तो बहुत सारे लोगों को लग गया, देखो भाई कितने सारे लोग आके लखनऊ कैप्चर करने की कोशिश किए। झांसी को सर ह्यूज रोज ने यहाँ पे कैप्चर किया, बनारस को कॉलिन जेम्स नेल ने कैप्चर किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि झांसी को किसने कैप्चर किया, सर ह्यूज रोज ने। लखनऊ को हेनरी लॉरेंस ने डिफेंड किया, कानपुर को कॉलिन कैम्पबेल, जनरल हैवलॉक ने डिफेंड किया यहाँ पे। नाउ नेचर ऑफ द रिवोल्ट की बात करें, नेचर ऑफ द रिवोल्ट तो सिपोई म्यूटनी था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसको एक सिपोई म्यूटनी, बस थोड़े से 4-5 लोग सिपोई, 5-10 सिपोई का म्यूटनी मानते थे। मिलिट्री अपराइजिंग मानता है जो इस ब्रिटिश है वो। बट फ्यूडल रिवोल्ट बोला गया किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा। रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश यार। बट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, दामोदर सावरकर ने। फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग बोला वीरेंद्र दामोदर सावरकर ने, एसएन सेन ने। ठीक है, जो कि हम मानते हैं ज़्यादातर, है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नेशनलिस्ट अपराइजिंग। पीजेंट रिवोल्ट किसने, जो मार्क्सिस्ट व्यू रखते थे, एंटी इंपीरियलिस्ट रखते थे, एंटी लैंडलॉर्ड स्ट्रगल बोला इसको। नाउ कंसिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट की बात करें तो क्या हुआ 1857 की रिवोल्ट से, कंपनी रूल रुक गया भाई। अब इस इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन जो होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया। क्वीन प्रोक्लेमेशन हमको देखने को मिला 1858 में, जहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया, अब कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, जिसमें रिवोल्ट जो था वो ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा बढ़ाए, रिड्यूस किया इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन ट्रूप्स को। एंड प्रीफ्रेंस किया गया लॉयल कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा, जो कि पंजाबीज एंड गुरखा जो ज़्यादा लॉयल थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे बहुत तेज़ी से अपनाया, है ना। रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड डिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, जो उसके बाद से 1857 की रिवॉल्ट के बाद से जो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी यार। इंडियन नेशनलिज्म का राइज देखने को मिला, इट स्पार्क्ड अर्ली नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस यार।
रीज़न फॉर द फेलियर, क्यों फेल हो गया भाई 1857 का जो रिवोल्ट था? बिकॉज लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था, मतलब रिवोल्ट जो है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर ही था, साउथ इंडिया में उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। लैक ऑफ ऑल क्लास पार्टिसिपेशन, जो जमींदार मर्चेंट्स एंड जो रूलर्स थे, है ना, दे आर विद दिस ब्रिटिश के साइड यार, ठीक है। बंगाल इंटेलिजेंसिया वो दूर रहा यहाँ से। एंड पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे, इंडियन जो थे उन्होंने पुराने वेपन्स के साथ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए हार गए। जो कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप की कमी थी, बिकॉज सेंट्रल कमांड नहीं था, लैक ऑफ यूनिटी की कमी थी, कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं था यार कि इंडिपेंडेंट इंडिया पाना है, अपने को इंडिया को आज़ाद करना है, ऐसा कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था, इसकी वजह से भी फेल हो गया 1857 का रिवोल्ट। एंड जो प्री 1857 है, ब्रिटिश हैज़ कर्स्ड मैनी लोकल रिबेलियन रूथलेसली, तो उसके वजह से जो पॉसिबिलिटी था कि ये भी बंद हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट 1857 का रिवोल्ट एंड द सिपोई म्यूटनी।